हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पर छोड़ा था CO3 प्लस Cl नेगेटिव एंड H2 फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, और ये वो मैंने आपको बोला था कि कमेंट करके मुझे बताना आंसर आपका क्या आया। खैर, अब ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस का है। EDTA 4 नेगेटिव इज इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, टोटल नंबर ऑफ NCOO बॉन्ड एंगल्स इन दिस कॉम्प्लेक्स इज। अगर आप टेक्निकली देखो तो मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन करवा रखा है। अब देख सकते हो यहाँ पे MEDTA नंबर ऑफ NMO लिंकेजेस, तो यहाँ पर कितनी आ रही थी 8। तो अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो यहाँ पर आंसर मैंने लगाया तो कितना आया 8 ही आया है। मतलब मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अगर बोल रहा हूँ कि मैं करवा रहा हूँ तो टेक्निकली करवा भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वन शॉट में कुछ भी आपके साथ पेल दिया और बोल दिया कि मैंने करवा दिया। तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। इसका आंसर क्या है 8, और सिर्फ 42.49% बच्चों का ही ये करेक्ट हुआ था। तो थोड़ा सा अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपके जेई में मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। अब कोई बच्चा बोलता है कि नीट के लिए, तो देखो यहाँ पर नीट का क्वेश्चन है 2016 का, तो ये है सिनर्जिक बॉन्डिंग से। आज मैं टॉपिक कवर करूंगा सिनर्जिक बॉन्डिंग, जो कि जेई में भी इंपॉर्टेंट है और नीट में तो मैं आपको साक्षात दिखा रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो थोड़ा सा सीरियसली लो। लास्ट मैंने इस क्वेश्चन पे छोड़ा था, तो अब शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन रह गई थी वर्नर कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग। तो वर्नर ने यार 2 वैलेंसीज बोली थी, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी को उसने बोला कि हम कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से, मतलब डॉट 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 डॉट। और जो मेरी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करते थे, लिगेंड्स। तो ये मैं दिखाऊंगा सॉलिड लाइन से, मतलब पूरी एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो वहाँ से सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पता चलेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो COCl3.6NH3, अगर ये मुझे वर्नर के अकॉर्डिंग दिखाना आ गया, जैसे तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है और करेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी पूछ सकता है नीट या जेई में। तो देखो यहाँ पे 6 लिगेंड लगे हुए हैं, 6 NH3। तो 6 NH3 को मैं सॉलिड लाइन से दिखाऊंगा, एक सॉलिड लाइन, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो मैंने सारे NH3 दिखा दिया। अब इसकी प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 Cl नेगेटिव आयंस। तो एक डॉटेड में ये, दूसरा डॉटेड में ये और तीसरा डॉटेड में ये। तो प्राइमरी वैलेंसी वालों को डॉटेड से दिखाना है और सेकेंडरी वैलेंसी वालों को सॉलिड लाइन से। इस पे कुछ ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत है नहीं। एक आधा एग्जांपल ऐसा देखते हैं जो थोड़ा सा अलग है। अब जैसे COCl3.5NH3 आ गया, इसका मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनता था, CONH3 5, एक Cl अंदर आ जाता था और 2 Cl2 बाहर रहते थे। इसका मतलब जो अंदर वाला Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था ऐसा कैसे होता है। अब अगर दोनों को करेगा तो सर मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँ, अब डॉटेड से करूँ या सॉलिड लाइन से करूँ। तो देखो अगर वो दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप दोनों लाइन्स बनाओ। जैसे इस Cl पे मैंने कैसा बनाया है, डॉटेड भी बनाई है, यहाँ पे देखो डॉटेड भी है और सॉलिड लाइन भी है। तो 5 NH3 जो कि लिगेंड हैं तो उनके साथ तो बनाओ सॉलिड लाइन, 1 2 3 4 5। अब एक Cl अंदर ही है तो वो भी लिगेंड का काम कर रहा है, तो छठी लाइन मैंने सॉलिड बना दी। 2 Cl नेगेटिव जो है प्राइमरी वैलेंसी को कर रहे हैं तो मैंने इसको डॉटेड दिखा दिया, और अंदर वाला जो Cl नेगेटिव है वो भी प्राइमरी वैलेंसी को कर रहा है तो इसको भी मैंने कैसे दिखा दिया, डॉटेड से। तो किसी में अगर कोई ऐसा आयन आ रहा है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को करे तो दोनों लाइंस दिखा दो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्नर अब मैं अपने तरफ से पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। वर्नर की थ्योरी क्या है, वर्नर के पॉइंट्स पिछले वीडियो में हो चुके हैं और रिप्रेजेंटेशन इस वीडियो में कवर कर लिया। अब चलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेंस में, एडवांस में और नीट में भी पूछा गया है। तो नीट वाले बच्चों को लगता है कि सर सिर्फ एडवांस का करवाएंगे, हमारा नहीं करवा रहे, तो ऐसा नहीं है। मैं हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ डिटेल में ताकि हर बच्चे का फ़ायदा हो। अब यहाँ पे क्या है, सिनर्जिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिनर्जी होता है दोनों तरफ से काम होना। सबसे पहला जो हम थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन में, होता क्या है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। तो मैंने यही बनाया यहाँ पर। अभी क्वेश्चन को अवॉइड करो, जब ये पढ़ लेंगे तो करते हैं इसको सॉल्व। लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और वो कैसे देता है, थ्रू सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगी वो बनेगी सिग्मा। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग का टॉपिक कैसा है, अगर मेटल लिगेंड को वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने लग जाए, पहले लिगेंड तो मेटल को करता ही है, अगर मेटल दोबारा से लिगेंड को वापस कर दे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू पाई बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। अब इसके क्या क्या इफेक्ट हैं उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना सिनर्जिक बॉन्ड जो होगी वो सिग्मा टाइप नहीं होगी, वो कैसी होगी, पाई टाइप। तो पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्ड।
अब जितने भी नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हैं वो सारे सक्षम हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए। तो ऑल द नॉन क्लासिकल लिगेंड्स फॉर्म सिनर्जिक बॉन्ड। अब सर नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं? भाई जिन्होंने लेक्चर सीरीज नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट अपडेट कर रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर इतना डिटेल में है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ आपका कोऑर्डिनेशन में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एक नॉन क्लासिकल लिगेंड उठा के देखते हैं CO, क्योंकि CO से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। CO में क्या होगा? पाई बॉन्ड्स हैं। तो अब ये क्या करेगा? देखो, कार्बन से हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में देता था, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। अब खेल क्या है, अगर इसके पास पाई बॉन्ड्स हैं तो पाई बॉन्ड्स बनती कैसे थी? अगर मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग याद कराऊं, केमिकल बॉन्डिंग में MOT पढ़ी है आपने? MOT में हम क्या पढ़ते थे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 पाई 2px पाई 2py। तो जब पाई पढ़ते थे तो वहाँ पर पाई स्टार भी आता था बॉन्डिंग, और पाई स्टार का मतलब होता था एंटी बॉन्डिंग। तो अगर इसके पास पाई बॉन्ड है तो इसके पाई स्टार कैसे होंगे? एम्प्टी होंगे। तो मैंने एम्प्टी पाई स्टार को ऐसे खाली दिखा दिया, और जो भर रखे हैं उसको मैंने शेडेड रीजन से दिखा दिया। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन थे उससे तो इसने क्या किया? मेटल के साथ बॉन्ड बना ली, सिग्मा बॉन्ड। तो मेटल के खाली ऑर्बिटल में दिया, सिग्मा बॉन्ड बन गई। अब जब मेटल के पास भरे हुए d ऑर्बिटल भी हैं, फिल्ड d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल, यहाँ पे ध्यान से देखो, फिल्ड d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल, तो मेटल अब अपने भरे हुए ऑर्बिटल से CO के खाली पाई स्टार में वापस डोनेट करने लग जाएगा। तो इसके जो खाली यानी कि वेकेंट पाई स्टार ABMO है, एंटी बॉन्डिंग, इसमें मेटल अपने भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा थ्रू अ पाई बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड कैसी होती है? पाई बॉन्ड। तो अब जब वेकेंट पाई स्टार में जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताना। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता था हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोबारा से लिखता हूँ, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस ABMO, एंटी बॉन्डिंग। तो अगर कोई किसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरने लग जाए तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो अब अगर मेटल के पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है तो वो भर भर के CO के पाई स्टार में वापस देना शुरू करेगा, और जितना पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा उतना CO का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा, ये मुझे कमेंट में बताना, मैं समझाता हूँ। एज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल इंक्रीजेस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर बढ़ेगी तो वो वापस देना शुरू करेगा किसमें? पाई स्टार में। तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, मतलब वापसी देना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटल और कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ। कार्बन और मेटल में तो बॉन्ड बन रही है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ता है, लेकिन जब मेटल CO में वापस देगा तो वो देगा पाई स्टार में, और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आने से CO का बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, तो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। किसी बच्चे को नहीं समझ आता तो फिर से बता देता हूँ, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो ABMO में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन था? इनवर्स। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो, एंड CO बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस नहीं, अगर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर, या मैं ऐसे लिखूं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो चलो ये बात तो हो गई। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नीट 2016 का, किसमें लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सिर्फ 40% बच्चों का ठीक था, सिर्फ 40%। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं NiCO4 में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो यहाँ से कलर लेके चलते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोबाल्ट की निकालूं तो कैसे आएगा? कोबाल्ट की लेट की X प्लस 0, क्योंकि CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे कोबाल्ट कितनी स्टेट में है? -1 में। अगर यहाँ पे Fe की बात करूँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -2। Mn की अगर बात करूँ तो इसकी आ जाएगी +1। अब किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? मेटल के ऊपर। -2 वाले के ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो CO के पाई स्टार में भर भर के वापस देगा। अगर भर भर के वापस देगा तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या था, सी ऑप्शन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसा किस में होगा, बी में, लेकिन उसने तो लॉन्गेस्ट पूछा था और मेरा आंसर आ गया विद इन सेकेंड्स। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, कंपेयर CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO5 NaCO4 FeCO4 के ऊपर 2 नेगेटिव एंड MnCO5 होल पॉजिटिव। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इस पे आएगी -2 Fe के ऊपर, तो एक बारी मैं हाइलाइटर लेता हूँ, इस पे आई -2, इस पे आई -1, इस पे आई 0, इस पे आई +1। सबसे बेहतरीन बैक बॉन्ड किस में बनेगी, Fe के केस में। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इसी की होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो C की सबसे ज़्यादा। उसके बाद B में -1 चार्ज है तो B आ जाएगा, फिर A आएगा क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, और MnCO5 में तो मैंगनीज के ऊपर +1 है, ये तो कभी भी सिनर्जिक बॉन्डिंग करना ही नहीं चाहेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी। तो मैंने लिख दिया इसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है तो बॉन्ड लेंथ लीस्ट रहेगी। अब क्वेश्चन है, कंपेयर CC बॉन्ड लेंथ इन C2H6 C2F6 C2H4 C2F4 एंड KPTCl3 पाई C2H4। इसको बोलते हैं Z सॉल्ट। ये भी क्वेश्चन IIT एडवांस का है, ये क्वेश्चन जो है एडवांस का है, एडवांस। तो एडवांस वालों ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको समझूं तो देखो, इसको बोलते हैं Z सॉल्ट। Z सॉल्ट जो है वो पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये तो खैर जनरल नॉलेज की बात रही। अब अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को आई है तो बॉन्ड ऑर्डर पहले देखते हैं। C2H6 से एक अल्केन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी, तो मैंने लिख दिया 1। C2F6 में भी 1 होगी, C2H4 में 2 होगी और C2F4 में भी 2 होगी, क्योंकि ये अल्कीन है, ये भी अल्कीन टाइप है, और ये है Z सॉल्ट। अब Z सॉल्ट में क्या होगा, देखो पाई C2H4 है तो ये अपने पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स देगा किसको, प्लेटिनम को। अब जब प्लेटिनम को देगा तो प्लेटिनम इसके पाई स्टार में दोबारा से क्या करेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए था 2, लेकिन अब क्योंकि डिक्रीज हो गया है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम रहेगा, लेकिन 1 से क्या रहेगा, ज़्यादा। ये था दिमाग लगाने का कॉन्सेप्ट सिनर्जिक बॉन्डिंग का। तो अब क्या होगा, अब बात आएगी सर, अब ये जिसमें 1 और 1 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, इसको कैसे कंपेयर करें, तो इसके लिए लगेगा बेंट्स रूल, जो कि पढ़ाया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में। किसी को बेंट्स रूल अगर याद नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो अगर मैं C2F6 की बात करूँ, F एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो F अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये उस बॉन्ड में आता है जिसमें S कैरेक्टर कम है, यानी कि इस बॉन्ड में S कैरेक्टर कैसा होगा, कम होगा। CF बॉन्ड में, अगर CF बॉन्ड में S कैरेक्टर कम है तो CC बॉन्ड में S कैरेक्टर कैसा होगा, ज़्यादा। S कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर S कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड होती है छोटी, तो बॉन्ड कैसी होगी, छोटी। तो अब C2H6 से C2F6 में बॉन्ड कैसी है, छोटी। तो सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ किस में है, C2H6 में, तो A आ गया। उसके बाद फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर का ही देखेंगे तो B आ गया। एक बॉन्ड ऑर्डर में C2F6 की बॉन्ड लेंथ कैसी है, छोटी है। C2H4 और C2F4 में भी सिंपल सेम चीज़ है। अगर C2F4 में बात करूं तो इसकी C और C का S कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी कि ये छोटी हो जाएगी। तो इसके बाद जो है, अब पकड़ता हूँ एक बार Z सॉल्ट को, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 2 से कम है। 2 से कम है तो इन दोनों से तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो A B, फिर बीच में आ गया Z सॉल्ट। अब C और D को कैसे कंपेयर करना है, बेंट्स रूल से। तो C2F4 की जो है बॉन्ड लेंथ छोटी होगी किससे, C2H4। यहाँ पे भी क्या लगेगा, सेम बेंट्स रूल। तो डी ऑप्शन जो है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एडवांस में। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, CO बॉन्ड लेंथ इन NiCO3 PF3 NiCO3 PMe3। तुम्हें अगर मैं टेम्परामेंट समझाऊं अपना, तो मेरा टेम्परामेंट ये है कि मैंने तुम्हें सिनर्जिक बॉन्डिंग में एक तो नीट का क्वेश्चन करवा दिया, फिर दूसरा अरेंज करने का ऑर्डर बताया कि कैसे करते हैं, फिर CC बॉन्ड लेंथ में बेंट्स रूल भी लगवाया, कोऑर्डिनेशन का सिनर्जिक कंसेप्ट भी लगवाया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि NiCO3 PF3 और NiCO3 PMe3 में बताओ।
तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। PF3, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, यानी कि फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब फॉस्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो Ni क्या करेगा, फॉस्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में बिजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो निकल ने क्या शुरू कर दिया, बैक बॉन्डिंग शुरू करी या सिनर्जिक बॉन्डिंग शुरू करी PF3 के साथ। तो CO के साथ अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं कर पाया। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं कर पाया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, ज़्यादा। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग कर लेता तो इसके पाई स्टार में भरता, और पाई स्टार में भरता तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो जाता, कम। हालांकि अभी तो ये गुलू गुलू करने में बिजी है, किसके साथ, PF3 के साथ, तो CO3 को छेड़ेगा भी नहीं। हालांकि बी ऑप्शन में P के साथ लगा हुआ Me3, और Me3 का कैसा इफेक्ट होगा, प्लस I। तो फॉस्फोरस को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेटल से, तो मेटल कहेगा अगर तुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं CO के साथ गुलू गुलू कर लेता हूँ। तो NiCO3 में ये यहाँ पर इसके साथ मसरूफ़ हो जाएगा सिनर्जिक बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आएंगे। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A। अब आपके लिए होमवर्क है, आज का वीडियो छोटा ही रखते हैं, एक ही टॉपिक करवाया मैंने इसमें, सिनर्जिक बॉन्डिंग। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है। तो कंपेयर CO ब्रिज लेंथ विद टर्मिनल CO इन Fe2CO9। तो CO की बॉन्ड लेंथ आपको बतानी है Fe2CO9 में। करवाने को ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं अभी के अभी कर सकता हूँ, तो चलो कर ही लेते हैं यार। Fe2CO9 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो Fe के बीच में मेटल मेटल बॉन्ड होगी, और CO9 के बीच में ऐसा C, और यहाँ पे CO 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 और CO। तो CO गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है Fe2CO9 का स्ट्रक्चर। अब आपको ब्रिज वाले की टर्मिनल के साथ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। ब्रिज वाले की उसने बोल दी L2 है, और टर्मिनल वाले की उसने बॉन्ड लेंथ बोल दी L1 है। तो देखो ब्रिज वाले का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा तो कितना आएगा, sp2 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, और ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड O। तो यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की sp। अब sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा है या sp में, ऑब्वियस सी बात है sp में 50% s कैरेक्टर है, और इसमें अगर मैं देखूँ तो 33.33% है। तो अगर s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड कैसी होगी, छोटी। इसका मतलब L1 जो है छोटी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू L2। तो बच्चों को लगा पता नहीं कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर है, मैं इसका आंसर कैसे बताऊं। सिंपल सा आंसर था हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसका रीज़न मैंने दिया है परसेंटेज S इन CO बॉन्ड जो है वो टर्मिनल में ज़्यादा है क्योंकि sp है, और ब्रिज वाले में कैसा है, sp2। तो ये भी मेरा आंसर बड़ा आसान था। अगला जो क्वेश्चन है वो IIT पूछ सकता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन पे या IR फ्रीक्वेंसी से। तो IR फ्रीक्वेंसी एक बात याद रखना, IR फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब IR जो है हम MSc में स्टडी करते हैं, लेकिन तुम्हारे लेवल पे कितनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए वो यही है कि IR फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर की। तो वो बोल रहा है कंपेयर करो CO IR फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग। तो मतलब IR का लेना देना नहीं है, क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर का। तो इसमें Fe पे -2 है, और ये तो हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं, कोबाल्ट पे -1 है, इस पे +1 है, इस पे 0 है। तो सबसे बेकार बॉन्ड ऑर्डर किसका है, ऑब्वियस सी बात है जिसमें CO में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई तो ये भर भर के देगा, क्योंकि इसके खुद के पास -2 का चार्ज है, तो ये CO के पाई स्टार में भरता रहेगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर ख़राब करता रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होता रहेगा तो IR फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो सबसे बेकार किसकी IR फ्रीक्वेंसी आ रही है, A की। और जिसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। तो Mn+1 में कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसका ऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि इसकी IR फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। मैंने A to Z जितने सिनर्जिक बॉन्डिंग पे IIT में, नीट में, JEE मेंस में, एडवांस में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया, चाहे वो फ्रीक्वेंसी से हो, चाहे वो CO बॉन्ड से हो, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन से हो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं आने वाला। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और एट दी एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि शुरू में सब्सक्राइब कर लिया करो, अगर लास्ट में आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।